आज के इस विश्लेषण में हम उतरेंगे एक ऐसे विशाल और उतने ही विवादास्पद मध्यकालीन ग्रंथ की गहराइयों में, जहां धमाकेदार युद्ध की कथा और एक अनसुलझा शैक्षिक रहस्य आपस में मिल जाते हैं। खुमाण रासों के इस अनूठे सफर में चलिए समझते हैं इसके स्रोत और उसके पीछे छिपे इतिहास को बिल्कुल नए और रोचक नजरिए से। तो चलिए सबसे पहले इस महाकाव्य की बुनियाद को समझते हैं कि आखिर ये किस तरह का ऐतिहासिक दस्तावेज है और सदियों पहले ऐसे ग्रंथ रचे किसके द्वारा जाते थे। इस महाकाव्य की उत्पत्ति को पूरी तरह समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फर्क जानना जरूरी है। एक भट्ट और एक चारण के बीच का फर्क। दरअसल भट्ट वही लोग थे जो मुख्यतः राजवंशों की वंशावलियां यानी फैमिली ट्रीज लिखने का काम करते थे। वहीं दूसरी ओर चारण वो रचनाकार थे जो साहित्य और वीरगाथा लिखने में माहिर थे, जो बड़े बड़े युद्धों और शौर्य की किस्से बुनते थे। इस अंतर को समझना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि यह इस बात की नींव रखता है कि इतिहास में ऐसी विशाल रचनाओं का स्रोत आखिर कहाँ से आता था। अब आगे बढ़ते हुए सीधे इस कथा के मूल आधार पर चलते हैं, जहां दो अलग अलग साम्राज्यों के बीच एक बेहद बड़ा टकराव होता है। यह महाकाव्य पूरी तरह से एक विशालकाय युद्ध पर केंद्रित है। सोचिए, इस टकराव के दो बिल्कुल विपरीत और मूल किरदार हैं। एक तरफ खड़े हैं चित्तौड़ के बेहद शक्तिशाली शासक खुमाण, और उनके ठीक सामने टक्कर लेने के लिए है बगदाद के ताकतवर खलीफा। यह कोई आम संघर्ष नहीं था, बल्कि दो बिल्कुल भिन्न शक्तियों का एक ऐसा युद्ध था जिसने इस रचना में एक भारी और रोमांचक आधार तय कर दिया। और इस भयंकर लंबे संघर्ष का नतीजा क्या निकला? ग्रंथ बताता है कि अंत में ये टकराव खुमान की एक निर्णायक और शानदार विजय पर खत्म हुआ। इस कथा में इस जीत को बेहद गौरवशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया है। लेकिन रुकिए, युद्ध की इन गाथाओं से भी बड़ा एक रहस्य खुद इसके रचनाकार को लेकर है। आइए देखते हैं कि इस पर विद्वानों का क्या कहना है। असल में इस ग्रंथ के लेखक और इसके सटीक काल को लेकर शोधकर्ताओं में गहरा मतभेद है। ये आंकड़े यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। एक तरफ आचार्य रामचंद्र शुक्ला और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गज विद्वान इस बात का समर्थन करते हैं कि इसकी रचना 9वीं शताब्दी में दलपति विजय ने की थी, और यही मत सबसे ज्यादा सर्वमान्य भी है। वहीं मोतीलाल मिनारिया इस समयकाल से सहमत नहीं हैं। उनका तर्क है कि रचनाकार तो दलपति विजय ही हैं, पर यह 17वीं शताब्दी में लिखा गया। और इन सबके बीच ठाकुर शिव सिंह सेंगर का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो इसे दलपति विजय की रचना मानते ही नहीं। उनका मानना है कि इसे किसी अज्ञात भट्ट ने लिखा था। ये विवाद इस रचना के इतिहास को और भी ध्यान आकर्षक बना देता है। आखिर इस ग्रंथ को लेकर विद्वानों में इतनी गहरी बहस क्यों होती है? इसका जवाब इसकी विशाल साहित्यिक विशेषताओं में छिपा है। दरअसल खुमान रासों में लगभग 5000 छंद यानी वर्सेस हैं। 5000! यह मध्यकालीन साहित्य में अपने आप में एक स्मारकीय और विशालकाय उपलब्धि है। उस दौर में इतने बड़े पैमाने पर कविता लिखना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। और एक और हैरान करने वाली बात बताऊं, यह ग्रंथ केवल उस एक युद्ध का विवरण नहीं देता जिसकी हमने अभी चर्चा की। इसमें खुमान द्वारा लड़े गए 24 अलग अलग युद्धों का हैरान करने वाला उल्लेख मिलता है। यह संख्या सीधे तौर पर दिखाती है कि इस रचना का कथा क्षेत्र कितना व्यापक था और इसमें खुमान के शौर्य की कितनी विस्तृत झलक दी गई है। इतने विशाल ज्ञान को देखने के बाद सवाल उठता है कि आज के तंग और आधुनिक दौर में इसकी क्या विरासत बची है। आपको यह जानकर काफी खुशी होगी कि इस महाकाव्य की भौतिक विरासत आज भी दुनिया में मौजूद है। यह पूरी रचना राजस्थानी हिंदी भाषा में लिखी गई थी, और इसकी एक असली हस्तलिखित प्रतिलिपि, जिसे हम हैंडरिटन मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, आज भी पुणे संग्रहालय यानी पुणे म्यूजियम की सुरक्षा में आराम से रखी गई है। यह दस्तावेज सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे बीते हुए कल का एक जीता जागता सबूत है। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बहुत ही रोचक सवाल दिमाग में जरूर आता है। दुनिया भर के संग्रहालयों के किसी अंधेरे कोने में ऐसे कितने और विशाल, बिना पहचान वाले 5000 छंदों के महाकाव्य चुपचाप बैठे होंगे, जो शायद बस धूल हटने और हमारे इतिहास को फिर से लिखने का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में जरूर सोचिएगा।